अस्सलामुअलैकुम। माह रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन रौनक रमज़ान में आप सबको खुशामदीद करते हैं। मैं हूँ ज़हरा रज़ा। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज का रोज़ा भी ज़िक्र इलाही के साथ यकीनन बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 14वें रोज़े की अफ्तार की जानिब बढ़ रहे हैं और अशरा मग़फ़िरत में इबादात का, दुआओं का और मग़फ़िरत का सिलसिला भी जारी है। बढ़ते हैं अपने मौजू की जानिब। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू के हवाले से बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है तलाक़ का बढ़ता हुआ रुझान। बड़ी हैरत होती है सोच के कि दो इंसान जो कबूल है कहकर अपनी ज़िंदगी के नए सफ़र का आगाज़ करते हैं, लेकिन एक लम्हे में ही, एक पल में ही वो अपने सारे वादे, सारे अहद भूल कर एक इंतहाई कदम उठा लेते हैं जिसको हम तलाक़ कहते हैं। तलाक़ वो वाहिद जायज़ अमल है जो अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक इंतहाई नापसंदीदा है। एक दौर था जब तलाक़ को बहुत ज़्यादा मायूब समझा जाता था, लेकिन अगर आजकल की बात करें तो तलाक़ का जो रुझान है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आज हम इस हवाले से बात करेंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं, आखिर क्यों मियाँ बीवी जो हैं वो एक दूसरे के हुकूक नहीं निभा पा रहे हैं, क्या लोगों में बर्दाश्त की कमी है, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, या फिर आजकल कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता ही नहीं है। ख़ास तौर पे इस पे बात करेंगे और दीन इस्लाम में तलाक़ की क्या क्या शराइत हैं और कानून तलाक़ क्या कहता है, इस पर जो है तफसीली गुफ्तगू होगी। उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन अभी वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट अफ्तार अराउंड दी वर्ल्ड का, और आज हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ जाहिद फ्रॉम अवारी होटल। तो उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ जाहिद। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। कैसे जा रहे हैं रोज़े आपके? बिज़ी बस मसरूफियात हैं, आपको मालूम है रमज़ान तो खाने पकाने का और यही मौसम है, तो एक तो इबादत, फिर खाने और फिर सहरी, तो इसमें जो है अच्छा गुजर रहा है। तो शेफ़ आज कौन सी मज़ेदार सी रेसिपी है जो आज हमारे साथ आप शेयर करेंगे? आज हमने जो चूज़ की है वो बहुत क्विक सी एक रेसिपी है, सेसमी फ्राइड प्रॉन्स। तो इसमें हम तिल के साथ जो है सेसमी के साथ प्रॉन्स को कोटेड करेंगे और फिर उनको फ्राई करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हम लेंगे? जी हाँ, हमने जो मीडियम साइज़ के प्रॉन्स लिए हैं तकरीबन 6 अदद। उसके बाद सेसमी है तकरीबन 20 ग्राम के करीब हमारा, फिर मैदा है, अंडे हैं, और इसी तरह उसकी जो मैरिनेशन हम थोड़ी सी जो उसको टेस्ट देंगे वो फिर ब्लैक पेपर, गार्लिक, चिली पेस्ट और थोड़ा कोरिएंडर के साथ। तो ये इसका मतलब झटपट सी एक सही। तो सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं हमें शेफ़ ने बताए। हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। कहीं मत जाइए, देखते रहिए रौनक रमज़ान। वेलकम बैक। रौनक रमज़ान में आपको फिर से खुश आमदीद करते हैं। किचन काउंटर में आज हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ जाहिद फ्रॉम अवारी होटल और सेसमे फ्राइड प्रॉन्स बनाने जा रहे हैं, जैसे कि ब्रेक से पहले उन्होंने हमें बताया। जी शेफ़, तो स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स हमारे सामने रखे हैं। जी, अभी हम इसका एक बैटर बना लेते हैं, उसके बाद फिर इसको कोटिंग करेंगे। तो बैटर बनाने के पहले हमने एग ले लिया है, 2 एग्स हैं। अच्छा, इसके अंदर आप जो बैटर बनाएंगे जी, उसमें आप गार्लिक और चिली पे हमारे पास पेस्ट पड़ा हुआ है, ये थोड़ा सा ब्लैक पेपर, और लास्ट में लेमन जूस थोड़ा। सही। सबसे पहले हमने 2 एग्स लिए, उसमें हमने चिली सॉस, चिली पाउडर डाला है सर? जी, ब्लैक पेपर क्रश किया हुआ पेपर है। ब्लैक उसके साथ ही हम थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे, सॉल्ट एंड लेमन। जी। अच्छा, मैदा, कुछ लोग होते हैं कि अंडा और मैदा अलग अलग कोटिंग यूज़ करते हैं कि पहले मैदे में डिप किया, कोट किया, फिर उसके बाद अंडे में किया, फिर ब्रेड क्रम्ब में किया। तो हम यहाँ बैटर जो बना रहे हैं तो हम इसको एक साथ ही कर लेंगे सारे। और ये तकरीबन कितना टेबल स्पून आपने लिया है इसमें? तकरीबन 20 ग्राम। ठीक है। और थोड़ा सा पाकिस्तानी टच देने के लिए हमने इसमें धनिया का थोड़ा सा,
अभी हमारा बैटर रेडी हो गया है। अभी हमने थोड़ा सा ब्रेड क्रम ले लिया है, सेसमी लेंगे हम और ब्रेड क्रम में मिक्स कर देंगे जी। इसके अंदर भी थोड़ा सा ब्रेड क्रम को टेस्ट इनहेंस करने के लिए हम इसमें सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। अभी हमारे श्रिम्स को हमने बीच से जो तकरीबन एक मतलब स्लाइस कट लगा के इस तरह से ओपन कर लिया है ताकि वो लाइक ए बटरफ्लाई शेप की तरह से आ जाए। सही। और ये जो सॉस है वो अच्छी तरह डिप भी हो जाए अंदर तक। चलिए अच्छा शेफ, ये इसको अगर हम थोड़ी देर इसमें डिप करके रखें या नहीं, फ़ौरन से नहीं, लगा के निकालें? आप इसकी मैरिनेशन करके आप रख सकते हैं पहले, ताकि थोड़ा वो टेस्ट अच्छा हो जाए, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा डेवलप हो सकता है। सही। तो नाज़रीन, अगर आप चाहें तो कुछ देर 10-15 मिनट आप उसको सॉस में डिप करके भी रख सकते हैं। अच्छा, खाली आप तेल से भी कर सकते हैं, ब्रेड क्रम यूज़ ना करें। आप खाली तेल से भी कर सकते हैं। हमने ब्रेड क्रम इसलिए यूज़ किया है, थोड़ा क्रिस्पी जो पन है उसका वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ एक प्लेट ले लेते हैं। अच्छा शेफ, प्रॉन्स जो होते हैं बड़े लो कैलोरी डाइट है, वो लोग ख़ास तौर पे जो कि डाइट कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी बड़ी अच्छी है। वाइट मीट बिल्कुल बहुत अच्छा हेल्दी फूड है, स्पेशली रमज़ान के अंदर। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि इससे एलर्जी का थोड़ा वो होता है कुछ लोगों को प्रॉन्स वगैरह से, तो पहले चेक कर लेंगे। अच्छा, अभी हमारे श्रिम्प्स रेडी हो गए हमारे। हम थोड़ा इसको फ्राई करने के लिए डालडा ऑयल यूज़ करेंगे। सही। अब हम इसको फ्राई करने के लिए डालडा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं जो ग़िज़ाइयत से भरपूर है। और शेफ़, ये खानों को मज़ीद टेस्टी और हेल्दी बना देता है। कहते हैं ना, जहाँ मामता वहाँ डालडा, क्योंकि माओ का जो एतमाद है डालडा पर, मेरे ख्याल से वही डालडा की कामयाबी है, क्योंकि डालडा जो है वो सेहत और क्वालिटी पर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। अच्छा, हमारा ऑयल थोड़ा रेडी होता है तो फिर हम स्टार्ट करते हैं इसकी फ्राइंग करना। जी, तो तेल हमारा हो रहा है गरम। एक दफ़ा दोबारा हम रिपीट कर लेते हैं इंग्रेडिएंट्स, आई थिंक। जी, मैं चाहूँगी एक दफ़ा आप इंग्रेडिएंट्स और जो आपने सॉस बनाया है उसकी रेसिपी जो नाज़रीन जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है उनके साथ शेयर कर दें। जी, इसमें हमने लिए मीडियम साइज़ के तकरीबन 5 से 6 प्रॉन्स। सही। उसके बाद हमने लिया सेसमी सीड तकरीबन 200 ग्राम्स के करीब, थोड़ा सा ब्रेड क्रम, सॉल्ट, ब्लैक पेपर और गार्लिक पेस्ट लिया है, और चिली पेस्ट थोड़ा सा अगर आप डालना चाहें डालें। कोरिएंडर लिए हमने थोड़ा टेस्ट अपने चेंज करने के लिए, पाकिस्तानी टच देने थोड़ा सा। सही। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत मुख्तसर से इंग्रेडिएंट्स हैं, झटपट आप अफ्तार में जो है इसको बना सकते हैं। लो कैलोरी डाइट है और इसमें विटामिन B12 भी होता है, कैल्शियम की बहुत अच्छी सोर्स है। तो वो लोग जिनमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है वो इसको खास के अपनी डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। जी शेफ़, तो तेल हो गया हमारा तकरीबन गरम। बस। आहिस्ता आहिस्ता करके डालते हैं इसमें। जी, तो हमारे प्रॉन्स जो हैं वो जब तक फ्राई हो रहे हैं हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। कहीं मत जाइए, देखते रहिए रौनक रमज़ान। रमज़ान में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं, और आज हमारे साथ शेफ़ जाहिद मौजूद हैं हमारी टावर से, और उन्होंने जो रेसिपी हमारे साथ आज शेयर की है बहुत मज़ेदार सी खुशबू भी आ रही है। सेसमी फ्राइड प्रॉन्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। और शेफ़ जाहिद, अब हम जो है इसकी प्रेजेंटेशन में जाएंगे। हाँ, तो नॉर्मल प्रेजेंट करते हैं प्लेट के अंदर। तो हमने आज जिस स्पैचुला से या जिस स्ट्रेनर से निकाला था प्रॉन्स को ऑयल से, उसी में प्रेजेंट करेंगे।
तो हमने थोड़ी सी वेजिटेबल वगैरह ले ली है जो जूलियन काट के रखी थी हमने। शेफ़, अगर खाने की प्रेजेंटेशन अच्छी हो तो खाने का जो मज़ा होता है वो दोबारा हो जाता है। वो कहते हैं ना कि आंखें पहले चखती हैं उसके बाद उसके बाद जो है फिर आप टेस्ट करते हैं उसको। शेफ़, प्रेजेंटेशन के लिए आपने क्या क्या चीज़ें ली हैं, मैं चाहूँगी वो भी आप थोड़ा सा बताएं। नॉर्मल हमारे पास फ्रेंच पार्सली है, लीव्स, और हमने स्टार वगैरह जो काटे हैं ये कुकम्बर वगैरह के स्टार हैं, और बाकी ये हमारे पास कैरेट जूलियन कटी हुई है। तो ये हमारे पास जूलियन कटी हुई कैरेट हो गई है। ज़बरदस्त। और जब सी फूड हो तो फिर लेमन ना हो तो मज़ा नहीं आता, तो लेमन ज़रूर एक। जी, तो ये हमारे सेसमी फ्राइड प्रॉन्स मज़ेदार से तैयार हो चुके हैं। अच्छा, चटनी आप कोई भी ले सकते हैं इसके साथ। हमने इसमें पुदीने की और मिर्च की चटनी ली है, हरी मिर्च की। सही, हमने जो है ग्रीन चटनी का इंतखाब किया है, आप कोई भी चटनी इसके साथ ले सकते हैं। अच्छा शेफ़, ये तो हमारे तैयार हो गए। नेक्स्ट जो ड्रिंक है वो कौन सी है, क्या है उसके इंग्रेडिएंट्स? नेक्स्ट ड्रिंक बहुत आसान सी और बहुत मज़ेदार सा एक कॉम्बिनेशन है, स्ट्रॉबेरी और तुख मलंगा। तुख मलंगा बेसिक बेसिल सीड्स हैं। जी जी। तो ठंडी जो रमज़ान के और अंदर अक्सर हम देखते हैं कि हम अफ्तार के वक्त जो कोई भी ड्रिंक बनाते हैं उसमें तुख मलंगा का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, क्योंकि एक तो उसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं और ठंडा इसका जो असर है वो ठंडा तासीर इसकी ठंडी होती है। तो हमने स्ट्रॉबेरी थोड़ा सा आइस डालेंगे इसके अंदर हम, और जी जो बेज़ल सीड्स हमने पानी में डिप करके रखे थे ताकि ये फूल जाएं, और तो उनको बेज़ल सीड्स पे डालेंगे। इसके साथ ही शुगर है। अच्छा, आप इसमें हम मिल्क, रूह अफ़ज़ा वगैरह, ये जिस तरह हम लोग टैंक्स वगैरह दूसरी चीज़ें जो इंस्टेंट ड्रिंक्स वगैरह बनाते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, आप वो भी डाल सकते हैं इसके अंदर। लेकिन हमने सिर्फ स्ट्रॉबेरी और तुख मलंगी का ही टेस्ट ज़्यादा है, तो सिर्फ उन्हीं को इस्तेमाल किया हमने। सही, यानी हमें स्ट्रॉबेरी और जो बेसिल सीड्स हैं उसका जूस बनाने जा रहे हैं, कोई शेक वगैरह नहीं बना रहे। और अक्सर होता है शेफ़ कोई शेक बनाते हैं हम इवन मिल्क का भी ऐड करते हैं, तो वो जो इसका अपना टेस्ट होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये बड़ा एक प्योर फॉर्म जो है वो। इसके अंदर आप अगर लोग पसंद करना चाहें तो आप बादाम, पिस्ता जो भी आपके घर में मौजूद हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये मज़ेदार सी। तो ये हमारी बड़ी टेस्टी सी, रिफ्रेशिंग सी स्ट्रॉबेरी बेसिल सी ड्रिंक्स तैयार हो गई है। आप लोगों को बताती भी चलूँ कि क्या हमने इंग्रेडिएंट्स इसमें इस्तेमाल किए हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। हमने स्ट्रॉबेरीज़ ली हैं 150 ग्राम और बेसिल सीड्स ली हैं 200 ग्राम। बेसिल सीड्स को हमने उसको पानी में भिगो के रख लिए ताकि वो अच्छी तरह फूल जाएं, और शुगर लिए हमने 150 ग्राम, और तीनों को मिक्स करके उसमें आइस डालकर जो है थोड़े से पानी मिलाकर और इसको ग्राइंड कर लिया है, और ये ड्रिंक जो है रिफ़्रेशिंग सी ये हो चुकी है। ये फ्रेश बेसिल का थोड़ा सा गार्निश वगैरह, स्ट्रॉबेरीज़ का भी मौसम भी है और विटामिन सी रिच हेल्दी सोर्स है। तो जी शेफ़, तो एक तरफ हमारी प्रॉन्स तैयार हैं और दूसरी तरफ जो है ये स्ट्रॉबेरी ड्रिंक तैयार है। मैं चाहूँगी शेफ़ एक बार आप दोनों की रेसिपी जल्दी से हमारे साथ शेयर कर दें, जो नाज़रीन अभी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है तो वो भी देख लें। हमने 5 से 6 श्रिम्प्स लिए हैं मीडियम साइज़ के, और सेसमी ली है हमने तकरीबन 200 ग्राम। थोड़ा सा ब्रेड क्रम यूज़ किया, उसके साथ लेमन जूस है, गार्लिक है, और इसके अंदर हमने जो है क्रश पेपर और सॉल्ट मतलब कोई ज़्यादा ऐसे इंग्रेडिएंट नहीं है। हमने फिर बैटर बनाया है, उसके बाद इसको कोटेड किया है सेसमी सीड के साथ और उसको डालडा के ऑयल में फ्राई कर लिया है।
सही। उसके बाद हमने जो हमारी ड्रिंक थी वो बिल्कुल सिंपल सी है, स्ट्रॉबेरी तुखमलंगा बेसिल सीड्स वो हमने लिए हैं, और तकरीबन स्ट्रॉबेरी जो थी हमारी तकरीबन 200 ग्राम सी, बेसिल सीड्स जो थे हमारे 200 ग्राम से ऐड किया हमने पानी के साथ, और शुगर, बस दैट्स ऑल। क्रश अच्छा करके। शेफ, जो लोग जो शुगर इस्तेमाल ना करना चाहें तो फिर स्ट्रॉबेरीज भी मीठी होती हैं टेस्ट, या फिर हनी भी ऐड कर सकते हैं? हनी ऐड कर सकते हैं, जो शुगर अपना मिलते हैं कैंडल और समथिंग इस तरह के शुगर के सब्स्टिट्यूट जो होता है वो डाल सकते हैं उसमें। सही। और बेसिल सीड्स की हम बात कर रहे थे कि बहुत हेल्दी होते हैं और आपको एक फुल वॉल्यूम फील होता है, क्योंकि ये फाइबर बहुत अच्छा फाइबर, ठंडी तासीर इसकी बहुत ज़्यादा, ठंडी तासीर। मतलब रमज़ान के अंदर जिस तरह आपका मैदा पूरे दिन मतलब खाली रहता है, तो उसके बाद हम पकोड़े और चीज़ें खाते हैं, तो ये एक चीज़ देती है, तेज़ाबियत को ख़त्म करती है। अच्छा। एंटी बोलते हैं ना, एंटी ऑक्साइड और समथिंग इस तरह से, तो वो चीज़ है इसमें। और स्ट्रॉबेरी, ऑफ कोर्स स्ट्रॉबेरी जो है आपको मालूम ही है, तो ये बिल्कुल जनाब, स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न भी है और बड़ी रिफ़्रेशिंग सी ड्रिंक है। मैं भी आपको एक बार बता दूं, वो नाज़रीन जो कि अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है हमने बेसिल सीड्स लिए हैं 200 ग्राम, स्ट्रॉबेरीज़ ली हैं 150 ग्राम, और शुगर ली है 150 ग्राम। वो लोग जो शुगर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, या फिर शुगर पेशेंट हैं, डायबिटिक हैं, तो फिर वो उसमें चाहें तो कुछ भी ना यूज़ करें, चाहें तो थोड़ा सा हनी उसमें ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद हमने जो है इन तीनों को ग्राइंड कर दिया है, और मज़ेदार सी रिफ़्रेशिंग सी ड्रिंक जो है अफ्तार के लिए रेडी है। आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। बहुत शुक्रिया शेफ़ जाहिद, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, और रोज़ाना आप जब भी आते हैं शो पर बड़े मज़ेदार सी रेसिपीज़ हमारे साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ है यहाँ पर एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए रौनक रमज़ान। जी वेलकम बैक। रौनक रमज़ान में एक बार फिर से आपको खुशामदीद करते हैं, और जैसा कि मैंने शो के आगाज़ में बताया था कि आज हम तलाक़ के हवाले से बात करेंगे, तलाक़ के मसाइल के हवाले से बात करेंगे, और जो तलाक़ का बढ़ता हुआ रुझान है आखिर इसकी वजह क्या है। एक वक्त था जब तलाक़ को बहुत ज़्यादा मायूब समझा जाता था, लेकिन आजकल जो हम डेटा देखते हैं, जो स्टैटिस्टिक्स हमें नज़र आते हैं, कानूनी डेटा, उसके मुताबिक तलाक़ का जो केसेस हैं उसमें बहुत तेज़ी के साथ इजाफ़ा हो रहा है। तो इसकी वजह जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों, आखिर क्या बर्दाश्त की कमी है हम में, या एक्सपेक्टेशंस हमारी बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं, या अब लोग जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहते हैं। दूसरा ये कि तलाक़ वैसे तो एक जायज़ अमल है, लेकिन अल्लाह ताला के दरमियान वो वाहिद नज़दीक वो वाहिद जायज़ अमल है जिसको नापसंदीदा करार दिया है। तो इस हवाले से बात करेंगे कि तलाक़ के कानून क्या कहता है, और दीन में इसकी तफसील क्या है, और इस हवाले से बात होगी। हमें उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ़ कराना चाहूँगी। मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और उनके साथ साथ डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को खुशामदीद करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक के हवाले से बात कर रहे हैं, तलाक़ का। जिस तरह हम देख रहे हैं पाकिस्तान में जो रेशो है, डिवोर्स रेशो, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर तलाक़ होती है, दो मियाँ बीवी अलहदा होते हैं, तो ये किस कदर अफसोसनाक बात है, और दीन इस्लाम इस बारे में क्या फ़रमाता है, क्या हुक्म देता है? जी, आपने दुरुस्त तज्ज़िया किया कि आदाद व शुमार यही बताते हैं कि रिश्ते बहुत नापायदार होते जा रहे हैं। जी। जहाँ मियाँ बीवी का रिश्ता इस नापायदारी का शिकार हो रहा है और हो गया है, उसी तरह हम देखते हैं हमारे जो मुआशरती रिश्ते हैं, हमारे रिश्तेदारों के दरमियान जो एक ताल्लुक़ होता है, दोस्त होते हैं। ज़माने में हम देखते हैं कि लोग नस्ल दर नस्ल दोस्तियाँ भी निभाते थे, अबा व अजदाद से दोस्तियाँ चली आ रही हैं। ऐसे रिश्तों को निभाते थे कि फ़लाँ से रिश्तेदारी है, फ़लाँ से कराबत है। मगर आजकल हम देखते हैं कि वो जो एक लॉन्ग लास्टिंग बिहेवियर होता था दोस्ती के अंदर, वो भी नहीं रहा, हमसायगी में वो भी नहीं रहा, कम हो रहा है, रिश्तेदारों में वो भी कम हो रहा है। उसी के असरात फिर हमारी फैमिली लाइफ पर भी पड़ते हैं, मियाँ बीवी के दरमियान भी है। अब इसकी वजूहात और असबाब, जहाँ इसकी नफ्सियाती वजूहात हैं, वहाँ अदम बर्दाश्त सबसे बड़ी वजह है कि हम रिश्तों को निभाना भूल गए हैं। रिश्तों को निभाते हुए थोड़ी सी तकलीफ़ सहनी पड़ती है, अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो जब हम ये नहीं करेंगे तो ये अदम बर्दाश्त सोसाइटी में बढ़ेगा और रिश्ते कमज़ोर होते चले जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
जिन चीज़ों को इंसान के लिए हलाल करार दिया है, हलाल कामों में से आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अबगदुल हलाल इंदल्लाहि अत्तलाक। अल्लाह ने जिन कामों को हलाल करार दिया लोगों के लिए, उनमें से सबसे नापसंदीदा अमल तलाक है। अल्लाह ने हलाल तो करार दिया, मगर सबसे नापसंदीदा काम है हलाल कामों में से वो तलाक है कि अच्छा, फिर सवाल पैदा होता है कि हलाल क्यों करार दिया? इसलिए कि इंसान की नेचर और फितरत के मुताबिक है दीन इस्लाम। बहुत सारे मुआशरे या मज़ाहिब आपको दुनिया में ऐसे मिलते हैं कि जहाँ पर एक बार शादी हो गई तो अलग होने का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं। तो लिहाजा इंसानों में कभी कभार नेचुरल चीज़ें भी होती हैं कि वो दोनों अनमैच होते हैं और हालात इस नहज पर पहुंच जाते हैं कि उन दोनों का पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन हो गया होता है। तो इस्लाम ने एक दरमियाना रास्ता रखा, हमें रिश्ता निभाने की तलकीन की और यही फोकस करवाया कि रिश्ते को निभाइए। लेकिन अगर कहीं कोई ऐसी नौबत आ जाए और उससे अलग होना पड़े तो अलग होने को नाजायज़ और हराम नहीं कहा, जायज़ रखा, मगर जायज़ कामों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा है। अच्छा, फिर ये हर बार ऐसा नहीं है, कहीं पर तलाक देना या इस रिश्ते से अलहदगी इख्तियार करना मर्द के लिए और औरत के लिए, कहीं ऐसा भी होता है कि दोनों के लिए गुनाह होता है, कहीं किसी एक के लिए गुनाह होता है जो ज़्यादती कर रहा होता है, और कहीं ऐसा भी होता है कि इस रिश्ते से छूट जाना या अलग हो जाना बेहतर होता है कि ऐसी अगर सिचुएशन पैदा हो गई है कि उस रिश्ते के बंधन में रहते हुए उनके लिए इंसानी मसाइल हैं, मुआशरती मसाइल हैं, दीनी मसाइल हैं, न दीन पर अमल कर पा रहे हैं, न सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो अलग होना बेहतर है, शरीयत यही सजेस्ट करती है। लेकिन जहाँ मैक्सिमम इसको निभाने के ऊपर हमें तलकीन की जाती है कि थोड़ी एक दूसरे की कड़वी कसीली बातें सह कर भी अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा की खातिर इस रिश्ते को निभाइए और निभाते चले जाए। सही, बिल्कुल सही। सरवत अस्करी साहब, आपकी तरफ आऊँगी। जैसे कि मुफ्ती साहब ने भी कहा कि अदम बर्दाश्त नहीं है, बर्दाश्त की कमी है, और पहले ज़माने में जैसे मुफ्ती साहब ने कहा कि दोस्तियाँ भी करते थे तो उसको आखिरी वक्त तक निभाते थे। तो आजकल ये जो रवैया है हमारा कि मियाँ बीवी एक दूसरे के हुकूक नहीं निभा पा रहे, और बड़ा आसान सा रास्ता उन्होंने निकाल लिया है कि चलो अब इन दोनों की बन नहीं रही है तो तलाक ले लो। चूँकि ये एक नापसंदीदा अमल है तो ऑब्वियसली कुरान में भी और सुन्नत में भी इसको रोकने का तरीक़ेकार भी बताया गया होगा। तो क्या तरीके हैं जो कुरान और सुन्नत में बताए गए हैं इस नापसंदीदा अमल को रोकने के लिए? सबसे पहले परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, परवरदिगार आलम सब्र करने वालों के साथ है। तो अगर बहुत सारी मरतबा ऐसा कोई रिश्ता होता है कि जिसमें कोई नाखुशगवार बात सामने आ रही है, चाहे वो शौहर की तरफ से हो चाहे बीवी की तरफ से हो, तो सबसे पहले अगर फ़रीक़ैन ये सोचे कि परवरदिगार आलम सब्र करने वालों को पसंद फरमा रहा है, और अगर ज़ौजा शौहर की बदमिजाजी और बदअखलाक़ी पे सब्र करती है तो परवरदिगार आलम उसको बहुत ज़्यादा अजर और सवाब अता फरमाता है, और अगर शौहर ज़ौजा की बदअखलाक़ी पर सब्र करता है तो परवरदिगार आलम उसे भी बहुत ज़्यादा अजर सवाब अता फरमाता है। और अगर ये दोनों अफराद अपने घर को बनाने की खातिर और अपने बच्चों को पालने की खातिर, इसलिए कि अगर खुदा न खास्ता तलाक जैसी सूरत हाल सामने आती है तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान आपकी जो आने वाली जनरेशन होती है उसका होता है, आने वाली नस्ल का होता है, उन बच्चों का होता है जो कि उस घर में पल रहे होते, परवान चढ़ रहे होते हैं। तो उन बच्चों की फलाह व बहबूद के लिए अगर कड़वी कसेली को बर्दाश्त करके और किसी सूरत से वो अपना घर बनाए तो वो बहुत बेहतर होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं नज़र आ रहा है तो खुदा ने औरत के लिए भी खुला का दरवाज़ा खुला हुआ है और मर्द के लिए भी तलाक का रास्ता खुला हुआ है, ताकि वो अपने फ़राइज़ को सही तौर से अंजाम दे सकें। ठीक है, ठीक है। अच्छा मुफ्ती साहब, दीन में अगर तलाक की शराइत में जानना चाहूँ तो किन किन शराइत पर जो है वो तलाक दी जा सकती है? देखें, इस रिश्ते से अलग होने के लिए मर्द के पास भी शरीयत ने ऑप्शन रखा है, औरत के पास भी ऑप्शन रखा है। मर्द के पास ऑप्शन है कि अगर वो समझता है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुदूद को कायम रखना मुश्किल हो गया है, कोई शरई वजह पैदा हो गई है कि अगर हम इस रिश्ते को नहीं तोड़ते तो हम अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी में मुब्तला होते रहेंगे, तो ऐसी कोई सिचुएशन आ गई है तो मर्द भी अलग हो सकता है, उसके लिए रास्ता है तलाक। औरत भी अलग हो सकती है, उसके लिए रास्ता है खुला। लेकिन बग़ैर किसी जेन्युइन रीज़न के या बग़ैर किसी शरई वजह के मर्द तलाक देता है वो भी गुनाह है, औरत खुला लेती है वो भी गुनाह है। आका अलैहिस्सलाम ने मर्द के लिए इरशाद फरमाया,
फरमाया कि अगर कोई मर्द बग़ैर किसी शरई वजह के रीज़न के तलाक देता है अपनी बीवी को, तो उसने शैतान को खुश किया, शैतान को खुश करने वाला अमल किया उसने। चूँकि शैतान किसी गुनाह के इर्तिकाब पर अपने चेलों की कारकर्दगी देख के इतना खुश नहीं होता जितना वो ये सुनकर खुश होता है कि किसी ने मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा करा दिया है या तलाक करा दिए। तो गोया जिस मर्द ने बग़ैर किसी शरई उज़्र के वजह के जेन्युइन रीज़न के बग़ैर बीवी को तलाक दे दी, उसने शैतानी अमल किया और शैतान को खुश करने वाला अमल किया। इसी तरह अगर किसी औरत ने बग़ैर किसी वजह के खुला ले ली, चाहे अदालत के ज़रिए ली या उससे डिमांड करके ली, तो खुला ले लिया, तो आका इस्लाम ने फरमाया कि वो औरत जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघेगी जिसने बग़ैर किसी शरई वजह के जेन्युइन रीज़न के किसी मर्द से खुला ले लिया। लिहाजा बग़ैर वजह के इस रिश्ते को तोड़ना दोनों के लिए वबाल है और निभाना चाहिए। अगर कहीं शरई वजह पैदा हो गई है तो मर्द के लिए भी एक रास्ता मौजूद है, औरत के लिए भी एक रास्ता मौजूद है। सही, ठीक है मुफ्ती साहब, ये अभी हमें एक ब्रेक लेनी पड़ रही है, यहीं से कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन सी वो शरई वजूहात हैं जिसकी बिना पर एक औरत या मर्द तलाक ले सकता है। कहीं मत जाइए, देखते रहिए रौनक रमज़ान। रौनक रमज़ान में आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं। बात हो रही है तलाक के बढ़ते हुए रुझान के हवाले से, उसके मसाइल के हवाले से। मुफ्ती साहब, आपने कहा ब्रेक पे जाने से पहले आप बात कर रहे थे कि तलाक जो है अगर कोई शरई वजह ना हो तो उसके बिना अगर ली जाए तो बहुत बड़ा गुनाह है। तो मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है इसको जायज़ करार दिया है, इस्लाम एक ऐसा मज़हब है और अगर बहुत सारे हम दूसरे मज़हबों को देखें तो वहाँ पर तलाक होती ही नहीं है, तो इस्लाम ने इजाज़त तो दी है। और कभी कभार ऐसा होता है कि दो फ़रक़ैन जो हैं उनमें आपस में इस कदर मतलब बनती नहीं है उनकी कि वहाँ पर तलाक लेना ही जो है वो बेहतर होता है। तो मैं वो वजह जानना चाहूँगी कि कहाँ पर आप समझते हैं कि नहीं, ये अब यहाँ पर जो है वो तलाक ले लेनी चाहिए। देखें, इसकी केस टू केस मुख्तलिफ सिचुएशंस होती हैं। जनरली शरई तौर पर जो वजूहात हो सकती हैं, मर्द अगर किसी औरत को तलाक दे तो शरई तौर पर अगर ऐसी वजह पाई जा रही है कि औरत अपनी इस्मत और इज़्ज़त की हिफाजत नहीं करती या उसके नामहरम मर्दों के साथ इंटरेक्शन है और वो उसे नापसंद है, इसी तरह इस बात को मैं मज़ीद जनरलाइज़ कर लूँ तो कोई शरई नाफरमानी, शरीयत के मुताबिक कोई ऐसी नाफरमानी वो करती है औरत, तो मर्द उसे तलाक दे सकता है। इसी तरह ये भी होता है बसा औकात कि औरत की तरफ से अगर वो उसके माल की हिफाजत नहीं करती, उसके बच्चों की तरबियत अच्छी नहीं कर रही या बच्चों की तरबियत गलत हो रही है, ऐसी कोई चीज़ें हैं तो उस पर भी तलाक दे सकता है। ऐसे औरत भी तलाक ले सकती है अगर कोई मर्द ऐसा है कि जो शरई वायलेशंस करता है, शराब पीता है, वो बदकारी करता है, बाहर उसके नाजायज़ ताल्लुकात हैं और या वो शरीयत के अहकाम की पासदारी नहीं करता, तो कोई ऐसी चीज़ आ गई है तो औरत भी खुला ले सकती है। हत्ता कि अगर वो नाजायज़ करता है और जिस्मानी तशद्दुद करता है जो कि शरीयत में मना है, अगर वो करता है उसकी बुनियाद पे भी ले सकती है। अच्छा, इसी तरह औरत को नान नफ़का नहीं देता, उसकी कफ़ालत के लिए जो बुनियादी ज़रूरियात हैं जो उसने पूरी करनी है, निकाह का तकाज़ा है, नान नफ़का, सुकना, रिहाइश, मकान, वो उन ज़रूरियात में से कोई पूरी नहीं करता तो औरत उस बुनियाद पे खुला लेगी तो वो जस्टिफाइड होगी, उसके लिए जायज़ होगा। लेकिन अगर मर्द उसको नान नफ़का, ज़रूरियात की तमाम चीज़ें, इलाज, मुआवजा, खाना पीना, रिहाइश, कपड़ा सब दे रहा है, शरई तौर पर भी कोई ऐसी कबाहत मौजूद नहीं, और सिर्फ कोई पसंद नापसंद है या एक दूसरे की आदत हैं, एक दूसरे के लफ्ज़ हैं, उसलूब कलाम है, बात करने का अंदाज़ है, उठना बैठना है, ये आदत हैं, तो वो जैसे डॉक्टर साहिबा ने मुतवज्जे किया, वहाँ हमें एक दूसरे के साथ सब्र के साथ रहना है। तो लिहाजा वहाँ सब्र करें और उस पर अल्लाह ने बहुत जज़ा रखी है। जब हम ज़ौजैन एक दूसरे की किसी नापसंदीदा शय के ऊपर सब्र करते हैं और तहम्मुल से काम लेते हैं अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा की खातिर, उनके लिए जन्नत है, उनके लिए अल्लाह की बारगाह में बहुत बड़ा अज्र है।
तो जेन्युइन रीजंस भी होती हैं और कभी ये छोटी मोटी वजूहात भी होती हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा, जैसे कि मुफ्ती साहब ने बताया कि ये जो बड़ी वजूहात थी, जो शरई वजूहात थी, उसके बिना पर तो आप तलाक़ ले सकते हैं, लेकिन अगर उसके अलावा देखें, जैसे छोटी छोटी बातें होती हैं, जैसे आदात का जिक्र किया या एक दूसरे को पसंद नापसंद कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, उसको ये चीज़ पसंद है, इस बात पे झगड़े हो जाते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हम लोग, क्योंकि हर इंसान में हर चीज़ तो नहीं मिलती ना, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, कई इम्परफेक्शंस भी होती हैं, तो वो अडॉप्ट क्यों नहीं करते? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बताऊं कि अक्सर हमारे यहाँ उमूमन जो हम बरसग़ीर पाक व हिंद के माशरे में रहते हैं, हमारे यहाँ शादी होते ही कुछ ऐसे मामलात खड़े हो जाते हैं कि जिसकी बिना पर घरों के शिराजे बिखरने लगते हैं। मसलन ये कि ज़्यादा महर का रखा जाना, हमारे यहाँ लड़की वाले उमूमन ये समझते हैं कि ज़्यादा महर का रखा जाना लड़की को सिक्योरिटी देते हैं, लेकिन दर हकीकत वो लड़के के लिए अजाब का बाइस होता है, जिसकी बिना पर लड़के का दिल उठता जाता है लड़की की जानिब से। बिल्कुल वैसे ही ज़्यादा जहेज़, अब बहुत सारी मर्तबा लड़की वाले भी बहुत सारा जहेज़ देते हैं, वो समझते हैं कि हमारी बेटी के कदम मजबूत रहेंगे, हमारी बेटी के कदम जमे रहेंगे, लेकिन दर हकीकत इस्लाम कहता है कि जितना सादी शादी होगी, जितना सादा तर्ज ज़िंदगी होगी, जितने कम अखराजात की शादी होगी, उतनी ज़्यादा बाबरकत और पुरअसर होगी। हमारे यहाँ हम क्योंकि रसूमात में हमने अपने आप को ज़्यादा फंसा दिया है, जिसकी वजह से शादी मुश्किल हो गई है, गुनाह करना आसान हो गया है। हमको अपने आप को रसूमात से निकालना चाहिए और अपने बच्चों की शादियों को आसान बनाना चाहिए। इसलिए आसान बनाना चाहिए ताकि वो शादी करें, निकाह करें, क्योंकि निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, और गुनाह करके वो किसी मुश्किल में या परेशानी या अजाब में ना गिरफ्तार हों। ठीक है, बिल्कुल सही, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वक्त हुआ है यहाँ पर एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए रौनक रमज़ान। रौनक रमज़ान में आपको फिर से खुशामदीद करते हैं। बात कर रहे हैं तलाक़ के हवाले से, उसके मसाइल के हवाले से। उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, आपसे सवाल करना चाहूँगी, चूँकि तलाक़ जायज़ भी है, बेशक एक नापसंदीदा अमल है, उस पर हमने बात कर ली, लेकिन कभी कभी सूरत हाल ऐसी होती है कि दो जो कपल हैं या जो फ़रीक़ैन हैं, उनका अलहदा हो जाना में ही बेहतरी होती है। तो अगर वो अलहदा होना चाहते हैं तो तलाक़ का सही तरीक़ेकार क्या है और कुरान मजीद में क्या हुक्म मिलता है उस हवाले से? देखिए, इसमें फ़रीक़ैन जब शरी उज़्र की बुनियाद पर इस नतीजे पर पहुँचें कि उनका रिश्ता आगे चलना मुमकिन नहीं है और दीनी एतबार से भी उसमें कोई खैर का पहलू नहीं है बल्कि शर का पहलू है, तो औरत अगर उस रिश्ते से अलग होना चाहेगी तो खुला, और खुला वो ख़ुद से नहीं ले सकती बल्कि उसको शौहर से डिमांड करनी है। अगर वो उसकी डिमांड पर दे दे तो फ़ाबिहा, नहीं तो वो अदालत से फ़ैसला होगा। मर्द अगर तलाक़ देना चाहता है तो वो तलाक़ दे सकता है, उसके लिए अदालत जाना ज़रूरी नहीं। अदालत हम जाते हैं उस निकाह की जो रजिस्ट्रेशन हुई होती है, उस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवाने के लिए अदालत जाते हैं, वरना जैसे दो गवाहों के सामने इजाब व कबूल से निकाह मुनाकिद होता है, तो इसी तरह मर्द अगर तलाक़ देगा तो तलाक़ भी हो जाएगी। इसी तरह जब तलाक़ होगी तो हमें जो तरीक़ा आका अलैहिस्सलाम की अहदीस मुबारका और मुख्तलिफ़ केसेस जो सहाबा किराम के आका अलैहिस्सलाम के सामने आए, उसमें जो आपने तालीमात दी, वो सब का खुलासा और समरी ये बनती है कि अगर कहीं तलाक़ देना ज़रूरी हो गया है तो सबसे पहले तो ये लाजिम है कि वो आदमी एक ही तलाक़ दे। अच्छा। दो ना दे, तीन ना दे, एक ही तलाक़ दे। और एक तलाक़ देने के बाद फिर वो औरत अपनी इद्दत गुजारे, जो कि 3 मेंसेस पीरियड या 3 माह होते हैं, तो वो अपनी इद्दत गुजारे, और इद्दत गुजारने के बाद औरत आज़ाद हो जाती है, वो जहाँ चाहे निकाह कर सकती है इद्दत गुजारने के बाद। यानी एक तलाक़ से भी दोनों के माबैन ये रिश्ता ख़त्म हो जाता है। ये लोगों की गलत फहमी है और जहालत की बुनियाद पर है, और दीन से और शरीयत से लाइल्मी की बुनियाद पर है कि वो समझते हैं कि शायद एक तलाक़ दी तो वो तो रिश्ता ख़त्म ही नहीं होगा, और उस वक्त गुस्से में होते हैं, भाई ये तो मेरे गले से उतरेगी नहीं, जब तक मैं 3 तलाक़ें नहीं दूंगा, तो वो 3 ही देते हैं, बाद में पछताते हैं। तो एक तलाक़ देनी चाहिए, ये है शरीयत में जिसको कहते हैं तलाक़ अहसन, द बेस्ट वे।
ये बेहतरीन तरीका है एक दूसरे से अलग होने का, बेहतरीन इस माना में कि जहाँ अलग होना ज़रूरी हो गया था। अच्छा सरवत अस्करी साहिबा, आपकी तरफ आऊँगी कि तलाक़ तक की नौबत ही क्यों आए। मैं ये सवाल करती हूँ आपसे और उन वालिदैन से भी कि अक्सर हम देखते हैं कि आपके जो बच्चे हैं जिन्होंने वक्त गुजारना होता है, जिनका रिश्ता आप करा रहे होते हैं, अक्सर देखते हैं कि लड़की की रजामंदी नहीं होती, कभी लड़के की रजामंदी नहीं होती, लेकिन माँ बाप बहुत फोर्सफुली जो है उन लोगों का रिश्ता करा देते हैं, फिर आगे चलकर उनकी नहीं बनती। तो वालिदैन का कितना बड़ा यहाँ पे इम्पोर्टेंस है कि वो ऐसा रिश्ता ना कराएं जो आगे चलकर जो है वो तलाक की सूरत हाँ बिल्कुल। देखिए वालिदैन का इसके अंदर बहुत ज़्यादा रोल है, इसलिए हाँ। कि जो लड़की के वालिदैन है वो भी कम से कम लड़की से पूछे और लड़के के वालिदैन भी लड़के से पूछे, हाँ। ताकि दोनों की रजामंदी। आप एक कपड़ा लेते हैं, एक जूता लेते हैं, उसमें भी बच्चों की मर्ज़ी को मद्देनज़र रखते हैं। कहा कि उनकी पूरी ज़िंदगी का फ़ैसला हो रहा है और उसमें बच्चों से ना पूछा जाए। अच्छा, उसमें कहीं पर ऐसा होता है कि जैसे भाई की बेटी होती है या बहन का बेटा होता है, आपस में ख़ानदान में शादी करनी होती है, तो आपने अपने रिश्तों को जोड़ने के लिए उन बच्चों के जो रिश्ते हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश की, क्योंकि ज़बरदस्ती की शादी की क्या हैसियत है। तो हमको सबसे पहले ये कोशिश करनी चाहिए कि पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों से दोस्तों की तरह बात करें, दोस्तों की तरह पूछें कि तुम इस रिश्ते पर राज़ी हो या नहीं राज़ी हो, और उसके बाद उनको स्पेस दें, सोचने के लिए मौका दें, और उसके बाद कोशिश ये करें कि ना शादी को आसान बनाएं। हमारे यहाँ मसला ये है कि आजकल वैसे ही जॉब्स लड़कों के पास नहीं है, और अगर जॉब्स मिलती हैं, अगर 40,000 50,000 की जॉब मिली तो उसके बाद वो डिज़ाइनर का जोड़ा, और उसके बाद वो पार्लर का मेकअप, और उसके बाद वो इतना बड़ा वलीमा, और उसके बाद इतने गोल्ड, इतने तोले सोना चाहिए, तो जहेज और फिर बड़ी बड़ा ये शादी इतने ज़्यादा मसाइल होते हैं। अच्छा, वो चीज़ें बाद में इस्तेमाल में भी नहीं आती, वो जेवर पहना भी नहीं जाता, वो कपड़े आउट ऑफ फैशन हो जाते हैं, वो चीज़ें रखी रखी बेकार हो जाती हैं। तो बेहतर ये कि ये बच्चे खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करें ना। तो खुशी खुशी ज़िंदगी का आगाज़ करने के लिए जो रसूमात हमारे यहाँ हैं उसको आसान बनाना होगा, उनको आसान करना होगा, और अपनी ज़िंदगी को ऐसा करना होगा कि वाजिब एक ना छूटे और खुराफात एक भी ज़िंदगी में शामिल ना हो। बेशक बेशक, बहुत अच्छी आपने बात की और गुफ्तगू जारी है, लेकिन यहाँ पर लेना पड़ रहा है एक ब्रेक। कहीं मत जाइए, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, रौनक रमज़ान में फिर से आपको खुशामदीद करते हैं और आज बात कर रहे हैं तलाक़ के हवाले से, उसके मसाइल के हवाले से, और जिस तरह से तलाक़ के केसेस में इजाफ़ा हो रहा है वो बड़ा ही हैरत कुन है, और इसी हवाले से हम बात करें। मुफ्ती साहब, अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई काम या कोई अमल गुस्से में कर जाते हैं और फिर उसके बाद करने के बाद जो है हमें पशेमानी होती है, हम पछतावा करते हैं। तो अगर कोई शख्स या कोई मर्द गुस्से में अपनी बीवी को तलाक दे दे या कह दे कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया या तुम्हें आज़ाद कर दिया, तो भी क्या निकाह जो है वो ख़त्म हो जाता है? देखिए, ये थोड़ा पेचीदा मसला है और इसमें थोड़ी सी डेप्थ है, डिटेल है इसके अंदर। जी। और मैं उसको मुख्तसर यूँ करूँगा कि तलाक तो होती ही गुस्से में है। कभी कोई तलाक ऐसी नहीं है कि किसी की ज़िंदगी स्मूथ चल रही है और कोई झगड़ा ना हो, कोई मसला ना हो और प्यार मोहब्बत से तलाक हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं होता। तलाक होती ही झगड़े के अंदर है, नफ़रत के अंदर है, गुस्से के अंदर है। मगर गुस्से को फिर कैटेगराइज़ किया है फ़ुक़हा ने। इमाम इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने गुस्से की 3 किस्में बयान की, यानी 3 दर्जे बयान किए। एक आम दर्जा है गुस्से का, उसी में लोग तलाक देते हैं और तलाक हो जाती है। एक गुस्से का एक्सट्रीम दर्जा है जिसमें इंसान गुस्से से पागल हो जाए, जिसे हम कह सकते हैं कि वो जुनून की हद तक पहुंच गया, तो उसमें तलाक नहीं होती। इसमें तमाम फ़ुक़हा का इत्तेफाक है। लेकिन एक और गुस्सा है जो जुनून से थोड़ा नीचे है, पागलपन से थोड़ा नीचे है और आम गुस्से की हालत से ऊपर है, और इसमें सिर्फ फ़िक़्ह हनफ़ी में हमें इमाम इब्न आबिदीन शामी की राय मिलती है कि अगर ऐसी कैफियत हो, वो गवाहों से पूछा जाए कि अगर वो आउट ऑफ सेंसेस हो गया, हवास पे काबू ना रहा, ज़ुबान पे काबू ना रहा, पहले से कोई इरादा मौजूद नहीं था, कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं चला आ रहा था, तलाक देने का कोई बैकग्राउंड नहीं था,
और किसी एक पॉइंट के ऊपर फ्लैश हुआ और उसकी जो सोचने समझने की ताकत और सलाहियत थी वो गुस्से के अंदर मगलूब हो गई और ऐसी कैफियत में वो पहुंच गया, तो उसमें तलाक नहीं होती। लेकिन ये जो हसास मामलात हैं, ये उलमाए किराम आम लोगों को इसलिए नहीं बता देते कि फिर हर आदमी उसको अप्लाई कर लेता है। फिर हर आदमी सोचेगा हाँ मुझे वाकई गुस्सा आ गया था और गुस्से में तो तलाक नहीं होती। तो गुस्से में तलाक होती है, तलाक होती ही गुस्से में है। लेकिन उस गुस्से को जब आप उसको एनालाइज करना चाहते हैं कि ये किस नौइयत का गुस्सा था, तो ज़रूर किसी आलिम दीन से रुजू करें और उसके अलामात होंगी, निशानियाँ होंगी, वो इन्वेस्टिगेट करके किसी नतीजे पर पहुँचेगा कि इस गुस्से में तलाक हुई या इस गुस्से में तलाक नहीं हुई। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा सरवत अस्करी साहिबा, आखिरी सवाल, मियाँ बीवी जो हैं वो अगर एक दूसरे के हुकूक पूरे करें, जैसे अगर हुकूक की बात करें तो फ़राइज़ की बात भी करेंगे हम यहाँ पर, तो एक अच्छा रिलेशनशिप जो है वो डेवलप हो सकता है। तो आप क्या जो है नसीहत करना चाहेंगी जो हमारे देखने वाले हैं, किस तरह से एक अच्छी फैमिली आप साथ मिलकर रह सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये कि सब्र और बर्दाश्त की कमी है जी। इसलिए कि जब सब्र और बर्दाश्त की कमी होती है तो उसकी बिना पर गुस्सा भी आएगा और दीगर मामलात भी होंगे जिसकी वजह से घर बिगड़ने का चांसेस होंगे। और इसके अलावा मैं दरख्वास्त करूँगी तमाम लड़कों से, बिलखुसूस लड़कों से, क्योंकि आजकल के दौर में मुझे बहुत ज़्यादा ये शिकायतें नज़र आती हैं कि जी लड़के हाथ उठाते हैं लड़कियों के ऊपर। तो बच्चियां पढ़ी लिखी हैं, बच्चियां बहुत समझदार हैं और कोई भी मारपीट बर्दाश्त नहीं कर सकता, गालम गलोच बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी तरीके से लड़की के लिए भी ज़रूरी है कि वो दूसरे को इरिटेट ना करे, दूसरे को परेशान ना करे अपनी बातों से। तो जब दोनों ही समझदारी का मुजाहरा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो घर जन्नत का नमूना नज़र आएगा, वरना तो फिर ज़ाहिर है शैतान को बीच में आने का मौका मिलेगा और घर ख़राब होगा। और ये जो मारपीट है ये तो ह्यूमन रेस्पेक्ट के खिलाफ है, ये तो तस्लील है, ये तस्लील है, लिहाजा इसमें तो किसी तौर पर नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा आपका और मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब का। आप दोनों प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं और बहुत ही मालूमाती गुफ्तगू करते हैं। यकीनन आप लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हुए होंगे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँच गया है। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।